और साथ में प्रकृति, पर्यावरण और सबका, हमारे जो पंचभूत महाभूत हैं, प्रकृति के पांचों तत्व हैं, इन सब का जो संतुलन बिगड़ा है, हम सबको प्रयास करके, आप अपनी तरीके से आज इस मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, हम कवि लोग हैं, तो कवि लोगों का भी राष्ट्र धर्म यही है कि हम जनता तक जाएं, उन्हें जगाएं। तो इस तरह की कविताएं मैं लेकर स्कूल मैंने जयपुर के करीब 50 स्कूलों में जाके बच्चों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया, उसमें प्रकृति और पर्यावरण विशेष रूप से है। जी बिल्कुल। किशोर जी, आपको मैं सिर्फ आप ही के अंदाज में कहना चाहूंगा कि सुनी सुनी सांझ में सुन ऐसी आवाज, सुनी सुनी सांझ में सुन ऐसी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। तो बिल्कुल, जब आप मेरे पसंद के सब्जेक्ट की तरह से आप हैं, आप खेती पे भी रुचि रख रहे हैं और आप कविता में भी रुचि रख रहे हैं, तो वाकई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कवि किशोर पारिक किशोर ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ, गार्डन ग्री के नाम से शायद वो ग्रुप है। और उस ग्रुप में रोज कोई ना कोई व्यक्ति अपनी फसल की, अपनी छत पे उगाए हुए गार्डन की फोटो भेजता है, बताता है कि आज हमारे ये लगा, आज हमारे ये लगा। और सुबह सुबह जब वो इस तरह की पोस्ट नजर आती हैं तो वाकई में मन प्रसन्न हो जाता है और वाकई में बहुत अच्छा है। आप भी लगा के देखिए, जिस दिन आप पहला पौधा लगाते हैं और उस पर पहला फल का छोटा सा एक उम्मीद नजर आती है, उस दिन ऐसे लगता है जैसे हमें पता नहीं कितना बड़ा खजाना मिल गया हो। क्यों सर? बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। मैंने जब से ये लगाया तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। सुबह सुबह जब छत पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अपने बच्चे की जो ग्रोथ है, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और वो बच्चे का जो विकास होता है, उसी तरह मैं पौधे का विकास देखता हूँ। और जब उनमें फल लगते हैं तो बड़ी आत्मीय शांति मुझे मिलती है। तो ये सब लाभ तो है ही, उसके साथ साथ में एक घर का जो ओरा है, हमारा पॉजिटिवनेस घर के अंदर आती है। बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल घर का इतना हाई होता है कि अड़ोसी पड़ोसी तक उसका लाभ उठाते हैं। जी। तो सुनील जी, मैं चाहता हूं कि कुछ जो आज आपने विषय उठाए हैं, जी, मैंने भी उन विषयों पर बहुत काम किया है। और अक्सर मैं जब भी मुझे मौका मिलता है समाज में, जहां कहीं मुझे अपनी काव्य की प्रस्तुति देने का अवसर मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कविता में कुछ संदेश ऐसे जाएं। मैंने कुछ वर्षों पूर्व एक रिपोर्ट पढ़ी थी हमारी गौ माता पे। गौ का विषय आज आप लोगों ने उठा रखा है, तो मैंने उसमें देखा कि इस देश में हम 3 माताएं मानते हैं। हमारी हमें जन्म देने वाली माता जननी है, धरती माता हमारी ये है, और साथ में हमारी गौ माता। तो मैं छोटी छोटी पंक्तियों से, 4-4 पंक्तियों से आपको बिल्कुल गाय के ऊपर, जब मैंने गाय की दुर्दशा देखी तो मेरा हृदय जो है रो उठा, और मैंने कुछ पंक्तियां जो निकल के आई वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं कि भटक रही गली गली, पॉलीथीन खाती खाती, नदी नाले दूध के जो पोथियों में बह गए, और कट रही गाय आज कमेलों में झुंड झुंड, गऊ प्रेम क्षेम सब आंख मूंद सो गए। तो कैसे बने कोड अब 302 दफा जैसा, नेता सारे संसद के गूंगे बहरे हो गए। और कृष्ण तू तो गोप था, गोपाल था, गोविंद रहा, आज तेरे वंश के ही कंस जैसे हो गए। तो गाय की आप देखिए उपयोगिता कि दूध दही घृत दे जगत को पोसती है, मानव संहारती है, रूप धरे मैया का, और गांव को ये अम्ब स्वावलंब उपहार देती, बैल पतवार होता खेत रूपी नैया का। तो गोधन संपन्न कहा जाता वही देश धन्य, करे सम्मान आप धैनु के चरैया का, और देवता 33 कोटि रोम में रमे ही रहे, ऐसा प्यार पाया मेरे कुंवर कन्हैया का। और हमारी जो देशी गाय हैं 3 कलर की होती है कि धोरी लाल घूमरी, धोरी लाल घूमरी, सवत्स कपिला के संग, कैसा प्यार रहा था कन्हैया बल भैया का। वही भूमि वही गाय, प्राण भय डकराए, आर्तनाद करे जैसे हाय हाय दैया का। क्या बात है, क्या बात है। तो संविधान माही आप धारा 1 जोड़ दीजिए, खूनी जैसा हर्ष होए गाय के कटैया का, और छोड़ काम दौड़ पड़े गाय की गुहार पर, भैया प्राण बचे तभी गोविंद की गैया का, भैया प्राण बचे तभी। तो निश्चित रूप से हमें कृषि
का जो मुख्य वो है कि एक गाय जो है पूरे एक परिवार का आर्थिक जो है वो बोझ उठाने के अंदर सक्षम है। जी हाँ, तो ये बात है सुनील जी, बहुत ही अच्छा लगा आज का ये आपका जो है। बिल्कुल सर, आप चार पंक्तियां मैं विशेष रूप से और कहना चाहता हूँ। पानी का जो मुख्य आपने 3 बिंदु आज के हमारे इस विषय के रखे हैं जी। पर्यावरण भी है, पानी है, गौ माता है, ये सब है। तो पानी और पेड़ इनका संरक्षण बहुत जरूरी है और साथ में जो अब अस्तित्व में है उनको बचाना भी बहुत जरूरी है। कई बार मैं हाईवे पे देखता हूं कि ट्रैक्टर बिल्कुल बड़े बड़े तने उनके पेड़ों के कट कट के आ रहे हैं, तो मेरी आत्मा बड़ी दुखती है। 4 पंक्तियां मैं विशेष रूप से सबको देना चाहता हूं। सीधा सीधा मैं आपको कहना चाहता हूं कि पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। तो कोई जब मांगे वोट पहले दूर करो खोट, वृक्षारोपण की शपथ खिलाइए। और जन्म के साथ पेड़, हम संकल्प लें कि बच्चा जन्मेगा तो पेड़ लगाएंगे, कि जन्म के साथ पेड़, परण के साथ पेड़, मरण के काल में भी पेड़ लगवाइए। तो धरती हमारी माँ है, नग्न इसे कर नहीं, वृक्ष ही श्रृंगार इसके, वृक्ष से सजाइए। तो पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। क्या बात है सर, क्या बात है। वाकई आपने जो हमारे दर्शक इतनी देर से देख रहे थे और एक तरह की चीज़ें चल रही थी, उनको सबको आपने एक बार दोबारा से दूसरी ऊर्जा दे दी अपने अंदाज में, कवि के अंदाज में, जिस तरह से आपने बताया वो वाकई बहुत शानदार रहा। जी, कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल। एक गीत आपके समक्ष जी बिल्कुल, इजाजत हो और समय नहीं नहीं बिल्कुल समय है ये कल तक अनवरत विषय चलेगा और मैं चाहता हूँ कि सुबह से मैं 2 बजे से मैं भी देख रहा हूँ और बहुत ही अच्छे आपके जो बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज कुछ हमारे मित्र लोग लेके आए हैं, नवाचार जो आप रख रहे हैं, ये बिल्कुल एक अद्भुत आपका प्रयास है। जी, मैंने एक गीत कुछ समय पहले लिखा था पर्यावरण चेतना को लेकर, उसमें लगभग हमारे प्रकृति पर्यावरण के सभी तत्वों को मैंने, तो मुझे पुराना गीत है, कुछ जो पंक्तियां स्मृति है वो आपके समक्ष में रखने की कोशिश करता हूं कि हर बेटे से हर बेटी से मेरा एक सवाल है, इस माटी का कर चुकाए सो ही माँ का लाल है। वाह। हर बेटे से हर बेटी से मेरा एक सवाल है, इस माटी का कर चुकाए सो ही माँ का लाल है। तो कुदरत से जो छेड़ करेगा वो पीछे पछताएगा, अपने हाथों मार कुल्हाड़ी अपनी मौत बुलाएगा। तो छेद हुआ ओजोन परत पर वो जमीन पर भारी है, अंबर से भू पर तेजाबी वर्षा की तैयारी है। तो कोई गंदे नाले से माँ गंगा दूषित करता है, चिमनी के धुएं से कोई गगन प्रदूषित करता है, घास फूस के बिना चौपाए भूखे ही मर जाते हैं, हे देखिए पशु का चारा नेताजी चर जाते हैं। तो लाखों रुपए डका गए पर एक न बाका बाल है, इस माटी का कर चुकाए सो ही माँ का लाल। और आप देख रहे हो कि हमारे घरों से गोरैया गायब हो गई जी, हमारे पक्षियों की बहुत सारी नस्लें लुप्त हो गई। तब मैं कहना चाहता हूं कि शाम चिरैया सोन चिरैया ना गोरैया गाती है, अमराई सूनी उदास है कोयल ना इठलाती है, तिनका तिनका चुनकर पंछी बेमन नीड़ बनाते हैं, फूलों के संग तितली मधुकर गुमसुम से हो जाते हैं। क्या बात है। तो मनमोहक झरने केवल अब चित्रों में बच पाए हैं, मानव ने स्वार्थ के खातिर जंगल भी कटवाए हैं, नदियां कूप बावड़ी सूने पानी गया पातालों में, और मीलों से जल्लाती वधु के चरण भरे हैं छालों में। क्या बात। तो इस पीड़ा को कोई न जाने यही किशोर मलाल है, आंखें खोलेगा जो जग की सो ही माँ का लाल है, हर बेटे से हर बेटी से मेरा एक सवाल है। और पंक्तियां देखें सुनील जी कि मौसम हमसे रूठ गए हैं, तापमान भी ज्यादा है, और सुनामी बाढ़ें आने को कितनी आमादा है, भुज अंजार भुलाए कैसे आता याद कवास है, पग पग पर बिखरा सा देखो अब तक जहां विनाश है।
तो अमेरिका जैसे देशों ने सृष्टि को बर्बाद किया, अपना कचरा भारत जैसे देशों को निर्यात किया। आएंगे भूकंप, जल जले धरा बेचारी कांपेगी, और सरकारी सत्ता तो बस रिक्टर पैमाने नापेगी। क्या बात है सर। आएंगे भूकंप, यहां पर आता कभी बवाल है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमारी धरती माँ के लिए हम लोग लिखते रहे। जी हाँ, ये हमारा सारा प्रयास रहता है। जी हाँ, हमारे जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई और सही कहा कि पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ हमेशा यही कहता है कि जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले सुन, गर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को एक अलग रंग आपने दिया। और आपका जो सुबह सुबह का जो कार्य है, जो गार्डन गिरी वाला कार्य है और राधे छंद जो आप फेसबुक पे रोज डालते हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। उनसे हमारे सुबह की शुरुआत होती है। आप ठीक इसी प्रकार से लोगों को जागृत करते रहें, लोगों को बताते रहें कि घर की छत पर भी आप सब्जियां उगा सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, अखंड संवाद में बहुत बहुत आभार सभी हमारे दर्शक श्रोता देख रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और हम समय की घड़ी की सुइयां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 17 तारीख से हम 18 तारीख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आधे कार्यक्रम को लगभग हमारा मिशन का आधे कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारा आधा माइलस्टोन पूरा होने की तरफ है। और अखंड संवाद में इस समय पर भी जी हाँ, बहुत खूबसूरत बात है, इस समय पर भी अपडेट इंडिया में इस समय हमारे गेस्ट्स बैठे हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और हमारे दर्शक इस समय पर लगातार यूट्यूब पर हमारे साथ बने हुए हैं। ये हमें ऊर्जा दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हाँ, हमारा ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी था, हमारा ये कार्यक्रम बहुत आवश्यक था, ये मुहिम बहुत ज़रूरी है और हम अपनी इस मुहिम में कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी अपडेट इंडिया की टीम को, जो न जाने कितने रत जगह लगाकर, कितनी रातों को जागकर आज इस मुकाम पर पहुंची है कि आज हम इस कार्यक्रम को 24 घंटे के लिए प्रसारित कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोग इसे लगातार देख रहे हैं, जिस प्रकार से रेस्पॉन्स हमारे पास लोगों का आ रहा है, और इससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं उन लोगों का देना चाह रहा हूं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े किसान वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं। वो लोग हमारे इस कार्यक्रम को समझ रहे हैं, वो इस कार्यक्रम की महत्ता को समझ रहे हैं और हमारा आशीर्वाद देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें हौसला देने के लिए लगातार हमारे साथ बन रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और अब जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो वाकई में हमारे पास हर तरह के लोग, हर तरह के गेस्ट, हर तरह के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम इसमें लगातार आपसे ऐसे लोगों को मिला रहे हैं जो इस प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जो इस प्रकृति के लिए, जो इस वातावरण के लिए लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है। अगर कुछ लोग खेतों में पर्यावरण को रक्षा कर रहे हैं, जहर के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग दिमाग में हमारे जैविक उगा रहे हैं, दिमाग में हमारे कुछ ऐसी चीज़ें उगा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही एक्सपर्ट, एक ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ अभी मौजूद होंगे। मैं आपका परिचय उनसे कराऊंगा, उन्हें देखकर, उनसे बात करके और आप प्रसन्न हो उठेंगे। जी हाँ, अखंड संवाद लगातार जारी है। अखंड संवाद में हम आपको लेकर आएंगे कुछ ऐसे लोगों के साथ। जी हाँ, इस समय पर जबकि हम रात के 10:15 इस समय बजे हुए हैं, रात के 10:15 इस समय बजे हुए हैं। मेरी पूरी टीम का हौसला बिल्कुल बुलंदियों पर है, तो साथ में हमारे गेस्ट का हौसला भी बुलंदियों पर है, जो कि लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि हाँ, आप इस तरह कार्यक्रम करते रहिए, हम आपके साथ लगातार हैं। एक क्षण के लिए भी अखंड संवाद पिछले 8-9 घंटे में एक क्षण के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि इसका नाम ही है अखंड संवाद। एक ऐसा संवाद जो कभी खंड खंड ना हो, जो कभी टूटे नहीं, जो कभी रुके नहीं। इसी तरह के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए आगे फिर बढ़ रहे हैं और अभी ये कार्यक्रम लंबा चलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी बहुत सारे ऐसे लोग इस समय आना बाकी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग इस समय पर हमारे कार्यक्रम से जुड़ना बाकी हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। बहुत सारे लोग अभी आपके सामने प्रस्तुत होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ हम संवाद करेंगे। जी हाँ, और अब हम हमारे अगले गेस्ट से आपका परिचय करवाते हैं। जी हाँ, हमारे अगले जो गेस्ट हैं वो पुलिस विभाग से हैं। जी हाँ, इस समय पर एसीपी आलोक गौतम जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आरपीएस अधिकारी हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागतम सर। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारे दर्शक सर इस समय कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस खेती किसानी के कार्य में पुलिस वालों का क्या काम, परंतु मैं आप लोगों को बता दूं, जी हाँ, आप आलोक गौतम जी हैं जो कि अपने काम के साथ साथ एक अलग तरीके का शौक रखते हैं, एक अलग तरह की रुचि है उनकी। जी हाँ, दिन में ये धाराओं के साथ खेलते हैं, दिन में ये धाराओं के साथ खेलते हैं, कानून की धाराओं को पढ़ते हैं, कानून की धाराओं को इधर से उधर करते हैं, कानून की धाराओं पे काम करते हैं, लेकिन घर अपने ऑफिस से बाहर जाते ही, अपने पुलिस स्टेशन से निकलते ही, अपने ऑफिस से निकलते ही ये रस धारा में बह जाते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। और सर आलोक सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँ, इससे पहले कि हम मुद्दे पर आएँ, सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ, ये इस तरह के दो अलग अलग जॉब कैसे, एक तरफ ड्यूटी आपकी ऐसी और दूसरी तरफ आपका शौक जो है वो इस तरीके का है, कैसे, कहाँ से डेवलप हुआ सर ये हॉबी? जैसे नौकरी करते करते जी कई सारी चीज़ें नज़र आती हैं, कई सारी जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं जी, कई लोग जो अपराध करते हैं, कई उससे पीड़ित होते हैं, तो उसी से ये भावना उत्पन्न होती है जी, और उसी चीज़ को देखते हुए फिर वही कलम से शब्दों में उतर जाती है। जी हाँ, ये वाकई में कवि हृदय जो होता है वो कहीं ना कहीं अंदर छिपा हुआ होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस महकमे में काम करते हैं, उनके सामने भी ये सब चीज़ें आती हैं, परंतु उनके जो शब्द हैं वो लास्ट में जाकर शाम को कविता नहीं बन पाते, परंतु आपके बन जाते हैं। कब से है सर ये कविताओं का सिलसिला? ये तो खैर कविता लिखने का शौक तो मेरे को बचपन से ही है जी। पहले दीपावली पे इन पे टीवी पे कवि सम्मेलन आया करते थे जी। होली के टाइम पे जो हास्य कवि सम्मेलन आते थे, कवि सम्मेलन आते थे, उनको देखने का बहुत शौक रहता था जी। तो पूरी रात रात जागकर वो देखा करते थे जी। तो फिर ये सोचा करते थे काश हम अपन भी लिख पाए ऐसा कुछ जी। वहीं से फिर धीरे धीरे लिखना विचार आना शुरू हुए और लिखना शुरू कर दिया उसको। जी बिल्कुल। क्या कौन कौन सी, मतलब किस तरह से, कहाँ से शुरुआत हुई? पहली कविता कौन सी थी, मतलब किस चीज पे, कौन से सब्जेक्ट पे लिखी थी आपने पहली कविता? जी। वैसे तो खैर बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। पहली कविता कौन सी रही, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, 30-35 साल हो गए लिखते लिखते जी। तो पहले तो वैसे तुकबंदी किया करते थे सबसे बड़ी बात वही थी कि ना, शुरू में तुकबंदी करते रहे, 4 लाइन बोली फिर छोड़ दी। जी हाँ, आलोक गौतम जी की एक कविता जो कि कृष्ण जन्मभूमि पर आधारित है, वो कविता बहुत ज़्यादा हिट रही है। राम मंदिर पर इन्होंने एक कविता लिखी, वो कविता भी आप सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं, वो भी बहुत हिट रही है। रक्तदान पर इन्होंने एक रैप सॉन्ग युवाओं के लिए बनाया, वो रक्तदान का जो गीत है वो भी मैं कई ऐसे रक्तदान शिविरों में सुन चुका हूँ। उन लोगों को ये पता नहीं कि किसने लिखी है, पर उन्हें वो अच्छा लगा, इसलिए वो उस गाने को चलाते हैं। इस तरह की कविताएं जो अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ी होती हैं वो आलोक सर लिखते हैं। आलोक सर कैसे मैनेज कैसे कर पाते हैं दोनों चीज़ों को? एक तरफ आपकी ड्यूटी ऐसी है जिसमें आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो कि हम शायद अभी ऑनलाइन बात भी नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ जब कविता की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपके सारा शब्दकोश बदल जाता है, सारे शब्द सॉफ्ट हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, हृदय में उतरने वाले हो जाते हैं। ये तो खैर इसके बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि जैसी संगत में आप रहेंगे जी, आपके शब्द वैसे ही हो जाएंगे जी। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, आपके लोग जो हैं वो आपको प्रेरित करेंगे, तो आपके शब्द वैसे होंगे जी। और सबसे ज़्यादा जो आपके जिन लोगों के पास आपकी उठबैठ होती है जी, जो लोग आपको प्रेरित कर रहे होते हैं, जो आपके साथ आपको आगे ले जाने के प्रयासरत होते हैं, तो वो ज़्यादातर मेरे को तो ऐसे ही लोग मिले हैं, तो उस वजह से वो शब्द उसी तरह के बन के सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आलोक सर ने एक कविता, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में बुलाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आलोक सर ने एक कविता पर्यावरण पे लिखी है। आज का जो समय इस समय पर हो रहा है जिसमें कि लोग इस पर्यावरण में, आप देख रहे हैं पेड़ कट रहे हैं, पानी प्रदूषित होता जा रहा है, प्रकृति जो है बिल्कुल पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है, उस पर भी एक कविता लिखी है। सर सुनाएंगे कुछ लाइन्स उसकी? हाँ, अभी जैसे अपने यहाँ पर जल का दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, जंगलों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है और उससे अपनी प्रकृति को काफ़ी क्षति पहुंच रही है। ये भविष्य में बहुत खतरनाक परिणाम दे सकती है जी। तो इसको मैंने लिखा है अपने शब्दों में।
तो मैं एक बार वो बोल के सुना जी, देता हूँ बिल्कुल। आपको। पर्यावरण अब टूट रहा है, बादल भी अब रूठ रहे हैं, इंद्रदेव के क्रोध के कारण जंगल सारे सूख रहे हैं। वाह। क्योंकि जंगल अब काफी मात्रा में काटे जा चुके हैं और बारिश कम हो रही है, तो उससे जंगलों की कमी हो रही है। जी वैसे ही जंगल के कटने के कारण, क्योंकि जंगल अब कम हो रहे हैं, जंगल कट गए हैं, तो उसके क्या परिणाम हो रहे हैं? जंगल के कटने के कारण मेघों ने बरसना छोड़ दिया है। वाह। जंगल के कटने के कारण मेघों ने बरसना छोड़ दिया है और वर्षा के ना होने से झरनों ने दम तोड़ दिया है। अब वर्षा नहीं हो रही तो जो अपने झरने वगैरह हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। जी नदियों ने रो रो कर देखो, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो एक तरह से जब का आदमी व्यथित होता है, तो वैसे ही प्रकृति और पर्यावरण और जो भी सारी चीजें हैं वो भी व्यथित होती हैं। तो नदियों ने रो रो कर देखो अपना पानी सुखा दिया है। मतलब इसका एक भावार्थ अलग निकालेंगे, वरना तो ये होता है रोएंगे तो पानी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन वैसा नहीं है। नदियों ने रो रो कर देखो अपना पानी सुखा दिया है, प्रकृति ने तांडव करके विकराल रूप भी दिखा दिया है। अब आप जगह जगह कभी बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें प्रकृति जब क्रोधित होती है तो उनके परिणाम अलग अलग निकालना शुरू कर देती है। तो प्रकृति ने तांडव करके विकराल रूप भी दिखा दिया है। अब व्यक्तियों को देखो आप, जो इंसान है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? इंसानों ने मस्ती की खातिर गांवों को नष्ट कर दिया है। क्या बात। इंसानों ने मस्ती की खातिर गांवों को है नष्ट कर दिया। कंक्रीट के जंगल ने अब शहरों को मदमस्त कर दिया। गांव तो कम हो रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, और जो जंगल थे वो खत्म होते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब कंक्रीट वाले जंगल अब ज्यादा होते जा रहे हैं। जी। बंजर हो गए खेत हमारे पानी के नहीं होने से। जी जी जी। बंजर हो गए खेत हमारे, कुएं भी सारे सूख चुके हैं। जी। बंजर हो गए खेत हमारे, कुएं भी सारे सूख चुके हैं। दोहन के कारण से जल पाताल लोक तक टूट चुके हैं। प्रकृति अब पूछ रही है और कितना नीचे जाओगे? वाह। प्रकृति अब पूछ रही है और कितना नीचे जाओगे? इंसानों में बिगड़ गई तो शायद फिर तुम बच ना पाओगे। अब भी अगर समझ जाओ तो अवसर फिर से मिल जाएगा। अब भी अगर समझ जाओ तो अवसर फिर से मिल जाएगा। आलोक प्रकृति के रौद्र रूप से, वरना सब मिट्टी में मिल जाएगा। 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 वाकई में बहुत ही खूबसूरत कविता आपने लिखी है प्रकृति पर, कि अगर अब भी हम ना संभले तो वाकई में बाद में जवाब देने लायक हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हम रहेंगे ही नहीं तो जवाब किसे देंगे। सर मैं कुछ उस गीत की पंक्तियां भी सुनना चाहता हूं जो कृष्ण जन्मभूमि पे आपने लिखा है। जी। अब ये तो कृष्ण जन्मभूमि का और पर्यावरण का तो आपस में संबंध इसलिए क्योंकि कृष्ण हमारे सबसे बड़े किसान हैं। हाँ, कृष्ण पशुपालक है, अगर अपन गोपालक है, तो इसलिए उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये चीज जरूर है कि ना, जो हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान हैं जी, वो सारे जितनी भी प्रकृति से संबंधित चीजें थी वो सारे काम उन्होंने किए जी। गोपालन का बहुत अच्छा उनका है। जब पर्यावरण में इंद्रदेव रूठ गए तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। काफी सारी चीजें हैं। तो उसमें मैंने लिखा था, कृष्ण तुम्हारी जन्मभूमि पर आखिर हम कब आएंगे? वाह। कृष्ण तुम्हारी जन्मभूमि पर आखिर हम कब आएंगे? कब तक कोर्ट कचहरी के यूं ही धक्के खाएंगे? वाह। तो वो लंबी चौड़ी कविता है, तो उसको तो एक बार जैसे उसी पे सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि गाया और किसी ने, लिखा मैंने वो। जी हाँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप जब भी चाहे तो इस ये जो आपने लाइन बताई है 4, उस लाइन के हिसाब से जब सर्च करेंगे तो आपके सामने वो कविता, वो गीत आ जाएगा। वो बहुत कर्णप्रिय गीत है और बहुत ही खूबसूरत गीत है, उसे एक बार आप जरूर सुनिएगा। सर, इसके अलावा और क्या आप करते हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि युवा हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जरा सा भी नंबर कम आने पर, सिलेक्शन नहीं होने पर निराश हो जाते हैं, परंतु आप कुछ ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करके यहाँ तक पहुँचे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? उन लोगों को तो मेरा यही कहना है कि जब अपन प्रयास करते हैं तो सफलताएं मिलती हैं जी। अगर सफलताएं नहीं मिलती तो वो उसका परिणाम जो होता है वो आगे जाके और अच्छा होता है। जो मिलता है, जो नहीं मिला, आगे जो मिलने वाला है वो और ज्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरी बात कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 1000 दरवाजे खुलते हैं। आदमी क्या सोचता है, एक जगह हार गया तो वहां पर आगे रास्ता बंद हो गया। इसी वजह से वो बच्चे या जो युवा हैं वो परेशान होते हैं। बाकी एक दरवाजा बंद होने के बाद अगर वो चारों तरफ देखेंगे तो हजारों दरवाजे खुले हुए हैं। और कई व्यक्ति आप देखिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं जी,
वो एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो काफी परेशानियों से ना गुजरा हो। आप इस संबंध में देखो, कृष्ण भगवान को देख लो जी, उनका जन्म हुआ जेल में जी, उनको जेल में जन्म होते उनको उनके माता पिता से अलग कर दिया गया जी। उसके पश्चात वो अपने जैसे यशोदा मैया के पास रहे, तो वहां पर कई सारे जो दुष्ट राक्षस थे और प्रकृति थे, वो लोग उनको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहे। उसके बाद जब वो राजा बने तो उनको फिर वहां से भागना पड़ा, द्वारका जाके शिफ्ट होना पड़ा। तो वो एक चीज जो भगवान है उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी है। आप इसी उसमें चलेंगे तो सबसे ज्यादा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं अपने, जो सबसे मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व है, वो आप देखो उनको जब पहले बचपन में उनको घर छोड़ के सन्यासियों की और संतों की रक्षा के लिए ले जाया गया, वो उस समय घर से बाहर रहे, फिर शादी हुई, फिर राज तिलक होने वाला था, उसी दिन उनको 14 बरस का वनवास मिला। 14 बरस के वनवास के बाद जब वो जंगल में रहे तो उनकी जो सीता माता थी उनको रावण उठा के ले गए, और रावण उठा के ले गए। उसके बाद युद्ध हुआ, जैसे तैसे वो वहां से वापस सीता माता को लेके आए, तो एक व्यक्ति ने आरोप लगा दिया कि नहीं, इसके बारे में क्या है, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं, तो उसको फिर त्यागना पड़ा। तो ये आप जितने भी महापुरुष देखेंगे और भी जैसे कई सारे लोग हैं, तो उनकी जीवनियों को जब देखेंगे पढ़ेंगे तो ये वो महापुरुष ही इसलिए बने कि ना जितनी ज्यादा विकट परिस्थितियों से गुजरे हैं और जितने भी ज्यादा समस्याओं से गुजरे हैं, तो उतना ही ज्यादा वो निखर के बाहर आए। जी हाँ, बिल्कुल आलोक सर, अक्सर इस तरह के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे ही चीज़ों को निकाल के आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। अक्सर कॉलेजेस में युवाओं को वो इसी तरीके से बताते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे बड़ा ना तो कोई मैनेजमेंट टूल्स हैं और ना कोई मोटिवेशन की दूसरी कोई किताबें हैं, जो कि उसी से करते हैं। और वाकई में अध्यात्म से जुड़कर, अध्यात्म को जोड़कर आपसे इस तरह से बात करते हैं कि सामने वाले बिल्कुल उससे सुनने में भी अच्छा लगता है और सीधी बात उनके दिमाग में पहुँचती है। सर, जिस का आपका कार्य है उसमें कई बार अपराधियों से भी आपकी बातचीत होती होगी, तो क्या उन्हें भी आप इसी प्रकार से समझाइश करते हैं? हाँ, प्रयास ये करते हैं कि अगर उनको सही तरीके से समझाया जाए तो वो अपराध छोड़ें। अगर उनको एक प्रेरणा ही मिलनी है, अगर एक बार वो आदमी मोटिवेट हो जाता है तो अपराध छोड़ देता है जी। तो आप उसको अगर उसके हानि लाभ समझाएंगे तो वो निश्चित रूप से, कुछ लोग उनमें होते हैं जो बदल जाते हैं, जो नहीं बदल पाते हैं वो फिर जिंदगी भर परेशान होते हैं, या उनकी ऐसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं कि वो फिर आगे कोई और काम नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 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 आलोक जी, बिल्कुल आलोक सर ने आप युवाओं के लिए बस इतनी सी बात बताइए कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब आप एक बार उतर जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए तो फिर निराश मत होइए, आप उसमें लगातार प्रयास करते रहिए, सतत प्रयास करते रहिए। आलोक गौतम जी उदाहरण है इस बात का कि वो किस प्रकार से परीक्षाओं को पास करके आरपीएस अधिकारी बने, उसके बाद भी उन्होंने अपने शौक को जिंदा रखा, अपनी हॉबी को जिंदा रखा, अपना जो हृदय वाली जो चीज़ें हैं उन्हें जिंदा रखा, और उसके साथ ही वो ये काम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर कविताएं भी लिख रहे हैं, जिससे कि इनके जो कहते हैं मन का जो भोजन है वो इस प्रकार से हो रहा है। बाकी जो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं उसे भी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हमें सुनाई और हमारे युवाओं को आपने मोटिवेट किया। मैं चाहूँगा एक बार हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी आप एक संदेश दें जाते जाते। जी, देखो, जो किसान हैं अपना देश कृषि प्रधान देश रहा है और शुरू से लेके आज तक सबसे ज्यादा कृषि पे ही आश्रित रहा है जी। लेकिन कुछ समय से जो अपने कृषि में जो रासायनिक दवाओं का, रासायनिक पदार्थों का उपयोग होने लग गया है जी। तो उससे आने वाली जो अपनी पीढ़ियां हैं या वर्तमान में जो लोग हैं अपने जैसे, वो सब बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं जी। जबकि उसमें बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सबसे पुराने टाइम में जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उस समय कृषि की वजह से ही सबसे आगे था और उस समय गाय और अपने जो गौवंश से ही खेती हुआ करती थी। तब ना तो ट्रैक्टर होते थे ना कोई और होते थे। गौवंश से जब खेती होती थी तो उससे उत्पन्न होने वाला गौमूत्र, गोबर वगैरह से खाद बनती थी और उनसे जो फसलें होती थी वो बहुत पौष्टिक होती थी और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती थी उससे मुक्ति मिलती थी उससे।
तो मेरा तो यही संदेश है सब लोगों को, रासायनिक जो खाद वगैरह है उनका ज़्यादा उपयोग ना करें, क्योंकि वही चीज़ फिर अपने समाज को और उनको कई तरह की बीमारियां दे रही हैं। तो जो गोवंश से संबंधित चीज़ें हैं उनका उपयोग ज़्यादा करें कृषि में, और बाकी रासायनिक उर्वरकों का इनका कम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर।